लास्ट लेक्चर में हमने मॉसफेट के डिफरेंट कैपेसिटिव एलिमेंट्स का जिक्र किया था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर कैपेसिटेंस को देखा था, जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर में जो वेरिएशन आती है, ओवरलैप कैपेसिटेंस थी एक्चुअली। और उसके अलावा चैनल कैपेसिटेंस थी, जो कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कैपेसिटेंस थी आपके पास, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती थी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑपरेटिंग रीजन। फाइनली हमने जंक्शन और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस देखी थी, जो कि रिवर्स बाइस जंक्शंस की वजह से एग्जिस्ट करती थी, और वो एक नॉन लीनियर कैपेसिटिव एलिमेंट था। फिर उसको कैसे लीनियराइज किया जाए, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। आज के लेक्चर में हम बेसिकली उसी मॉसफेट के कैपेसिटिव मॉडल को उठा के देखेंगे कि हमारी लम्प कैपेसिटेंस में एक्चुअली कौन कौन से कैपेसिटिव एलिमेंट शामिल होंगे। इसमें अगर आप देखें तो दो कैस्केडेड इन्वर्टर हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास CL है, लम्प कैपेसिटेंस जिसे हम कहते हैं लम्प कैपेसिटेंस, ये क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। लम्प कैपेसिटेंस होती क्या है? लम्प कैपेसिटेंस इज द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैपेसिटेंसेस अपीयरिंग एट द आउटपुट, जो इस नोड पे एक्चुअली अपेयर हो रही होंगी। ये जो आपके पास नोड है, आउटपुट नोड है, इस पे जो भी कैपेसिटेंस अपेयर होगी वो लम्प कैपेसिटेंस में शामिल हो जाएगी। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें, आउटपुट यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहले तो वायरिंग इंटरकनेक्ट्स की कैपेसिटेंस शामिल होगी, और उसके अलावा ड्रेन बल्क कैपेसिटेंस शामिल हो रही है, दोनों की पी मास और एन मास दोनों की ड्रेन बल्क कैपेसिटेंस शामिल हो रही है, और गेट ड्रेन कैपेसिटेंस जो है वो शामिल आपके पास हो रही है। और आगे जो आपके पास लोड डिवाइस है उसकी गेट कैपेसिटेंसेस सिर्फ शामिल हो रही हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो सोर्स बल्क कैपेसिटेंस भी शामिल नहीं हो रही, क्योंकि वो आउटपुट पे अपेयर नहीं हो रही है। सिमिलरली आपके पास जितनी गेट सोर्स कैपेसिटेंस जो है वो भी आपके पास शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो आउटपुट पे अपेयर नहीं हो रही है। सिमिलरली जो भी कैपेसिटेंस आउटपुट पे अपेयर नहीं हो रही है, वो एक्चुअली इसके डिले कैलकुलेशन या लम्प कैपेसिटेंस में वो जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। इसलिए हम इसमें वही कैपेसिटेंसेस लम्प कैपेसिटेंसेस में शामिल करेंगे जो आपकी आउटपुट पे अपेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे पास एक्चुअली ड्रेन बल्क कैपेसिटेंसेस एन मास और पी मास की गेट ड्रेन कैपेसिटेंसेस जो हैं वो आपके पास शामिल हो रही हैं, और उसके अलावा गेट कैपेसिटेंसेस जो हैं वो लोड की आपके पास शामिल होंगी। इसमें लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि हमारे पास लम्प कैपेसिटेंस में गेट ड्रेन कैपेसिटेंस भी कंट्रीब्यूट कर रही थी। इसमें दोनों एन मास और पी मास जो कि M1 और M2 डिवाइसेस थी, दोनों की कंट्रीब्यूशन गेट ड्रेन से आएगी। तो इन दोनों में से कोई एक डिवाइस कट ऑफ और दूसरी सेचुरेशन रीजन में होगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गेट ड्रेन कैपेसिटेंस के जो दोनों टर्मिनल हैं वो दोनों के दोनों टर्मिनल फ्लोटिंग है, यानी दोनों पे डिफरेंट वोल्टेज और अपोजिट वोल्टेज अवेलेबल होगी बिकॉज ऑफ द इन्वर्टर। तो इसको आउटपुट पे देखना ज़रा ट्रिकी है। इसको आउटपुट पे देखने के लिए हमें मिलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि क्या कहता है कि जब भी आपकी पास कोई ऐसी कैपेसिटेंस आ जाए या ऐसा कैपेसिटर आ जाए जिसके दोनों टर्मिनल फ्लोटिंग हो या और उन पे अपोजिट वोल्टेज स्विंग हो, तो यू कैन रिप्लेस दैट कैपेसिटर विद 2 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू कैपेसिटर एट द आउटपुट। तो अब हम यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या किया है कि हमारे पास गेट ड्रेन जो कैपेसिटेंस है, ये जो गेट और ड्रेन इनपुट और आउटपुट के दरमियान कैपेसिटेंस थी, हमने इसे आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान लिए हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद 2। तो ये सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी ऐसी कैपेसिटेंस है जो दो फ्लोटिंग टर्मिनल्स के दरमियान आ रही है, तो उसको हमें आउटपुट पे लाने के लिए मिलर इफेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि बड़े सिंपल सी बात करता है कि आप उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें और अब उसका एक टर्मिनल जो है वो फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी बाकी कैपेसिटेंसेज हैं उनका एक टर्मिनल फिक्स सोर्स के साथ लगा हुआ है, तो उसको जो है वो आउटपुट पे देखना रिलेटिवली ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू गेट ड्रेन कैपेसिटेंस। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होगा वो बेसिकली फ़ैन आउट कैपेसिटेंस का होगा, ये जिसे हम एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल कैपेसिटिव एलिमेंट्स की बात करें अगर हम इसमें,
तो इसमें जो टोटल गेट कैपेसिटेंस हमारे पास होगी वो M3 और M4 क्योंकि देयर इज़ ओनली अ सिंगल इन्वर्टर एट दी आउटपुट। अगर नंबर ऑफ इन्वर्टर्स आपके फैन आउट पर बढ़ते जाएंगे तो फैन आउट कैपेसिटेंस भी बढ़ती जाएगी। तो इसमें जो गेट कैपेसिटेंस है एन मास की, वो बेसिकली आपको पता है ओवरलैप कैपेसिटेंस इनटू गेट चैनल कैपेसिटेंस, जो कि WL इनटू COX होती है। सिमिलरली पी मास की भी आपके पास यही कैपेसिटेंस होगी, सिर्फ जो फ़र्क होगा वो डिवाइस की डायमेंशंस के फ़र्क की वजह से आपके पास कैपेसिटिव एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। पहले भी मैंने आपको बताया कि बाकी सारी गेट कैपेसिटेंस जो हैं वो आउटपुट और ग्राउंड या VDD के दरमियान अपेयर हो रही हैं, तो हम उसे एज्यूम कर सकते हैं कि ऑल द कंपोनेंट्स आर बिटवीन VDD वी आउट एंड ग्राउंड आर VDD। और सिर्फ एक गेट ड्रेन कैपेसिटेंस है जिसको आपको स्पेशली ट्रीट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मिलर कैपेसिटेंस। और दूसरी असम्पशन हम ये ले सकते हैं कि हमारे जितने भी लोडिंग गेट्स हैं या फैन आउट हैं, उन सारों की चैनल कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट है, यानी वेरी नहीं कर रही है। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जांपल है फॉर 0.25 माइक्रोमीटर टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके पास डिवाइस डायमेंशंस भी गिवन है, एरिया ऑफ ड्रेन भी गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ड्रेन भी गिवन है, एरिया ऑफ सोर्स और पेरीमीटर ऑफ सोर्स भी गिवन है। अब इस एग्जांपल से आपको बड़ी क्लियरली समझ आ जाएगी कि आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो कैपेसिटिव एलिमेंट लम्प कैपेसिटेंस में शामिल होते हैं, वो आपके पास अगर आप देखें तो ये आपके पास गेट ड्रेन कैपेसिटेंस है दोनों ट्रांजिस्टर्स की, ये आपके पास ड्रेन बल्क है पी मास और एन मास और पी मास की। सिमिलरली ये आपके पास लोड लगा हुआ है, जो उसमें एक एन मास डिवाइस है, एक पी मास डिवाइस है। ये लोड की आपके पास कैपेसिटेंस आ गई, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि तीन बेसिकली मेजर कंपोनेंट्स होंगे, गेट ड्रेन बल्क और आपके जो फैन आउट है या लोड कैपेसिटेंस है वो शामिल होगी। सिमिलरली वायर कैपेसिटेंस है, इसकी डिटेल में भी हम जा सकते हैं, लेकिन हम इस बुक में इस डिटेल में नहीं जाएंगे। वायर कैपेसिटेंस को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हैं। तो ये आपके पास गिवन भी है। तो सिमिलरली आपके पास जो लम्प कैपेसिटेंस है उसको अगर आप फाइंड करना चाहें तो बेसिकली ये फार्मूलाज आपके पास गिवन है। इसमें देखें आपके पास जो गेट ड्रेन कैपेसिटेंस है वो C0n है, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू ऑक्साइड कैपेसिटेंस इनटू XT। तो अगर आप इसमें देखें तो हमारी ये जो गेट ड्रेन कैपेसिटेंस है एन मास और पी मास दोनों के लिए डबल होगी है बिकॉज ऑफ द मिलर इफेक्ट। और बाकी जो कैपेसिटेंस है ड्रेन बल्क कैपेसिटेंस हो गई या आपके पास गेट कैपेसिटेंसेस होगी, उनके फार्मूलाज लास्ट टाइम भी हमने स्टडी किए थे, वही हैं। आपको सिर्फ प्रॉपर वैल्यूज सब्सिट्यूट करके इन्हें कैलकुलेट करना है। तो ये एक एग्जांपल है, इसे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसमें देखें हाई टू लो ट्रांजिशन के लिए आपके पास 6.1 कैपेसिटेंस आ रही है और लो टू हाई के लिए 6 फेम्टोफैरेड कैपेसिटेंस आपके पास आई है। तो इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि आपके पास डिफरेंट रीजन्स के लिए डिफरेंट कैपेसिटेंस होगी। स्पेशली इसमें जो आपके पास जंक्शन कैपेसिटेंस या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है वो रीजन्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में आपके पास या डिफरेंट ट्रांजिशंस के लिए आपके पास रिवर्स बायस वोल्टेज डिफरेंट होती है। इसलिए कैलकुलेशन में आपको स्पेशली ड्रेन बल्क की कैलकुलेशन में आपको रीजन्स को देखना लाजमी होगा। फाइनली ये एक एग्जांपल है जिसमें प्रोपोगेशन डिले को एस्टिमेट किया गया है फॉर द डिवाइस डायमेंशंस ऑफ NMOS एंड PMOS। एक में NMOS का रेशियो जो है वो 1.5 है और PMOS का रेशियो 4.5 है। एंड बाकी जो इसमें बाकी जो इसमें वेरिएशंस हैं लेटरल डिफ्यूजन की वजह से इसे इग्नोर किया गया है। और एक टेबल गिवन है फॉर रेजिस्टेंसेस, आपको इस टेबल को यूज़ करते हुए इस एग्जांपल को देखना है फॉर द सप्लाई वोल्टेज ऑफ 2.5 वोल्ट। इसमें अगर आप रिकॉल करें कि TPHL जो है वो आपके पास क्या होगा, 0.69 RN इंटू CLHL बेसिकली होगा आपके पास। दिस इज़ फॉर हाई टू लो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस
पहले हम सिर्फ इसको CL देखते थे, लेकिन अब चूंकि हमें पता है कि डिफरेंट ट्रांजिशन के लिए कैपेसिटिव एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, तो अब आपके पास जो कैपेसिटेंस आ जाएगी वो 6.1 फेम्टोफैरेड, जो कि लास्ट टेबल में हमने फाइंड की है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि रेजिस्टेंस आपने कैसे कैलकुलेट की है। ये जो आपके पास टेबल में रेजिस्टेंस गिवन है ये नॉर्मलाइज्ड है एट W/L इज इक्वल टू 1, या आप ये कह सकते हैं कि दिस रेजिस्टेंस इज नॉर्मलाइज्ड एट एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल टू 1। तो जब आपके पास एस्पेक्ट रेशियो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस एक्चुअली कम होगी। तो देयर इज इनवर्स रिलेशन ऑफ डायमेंशंस। तो बेसिकली जितना आपका एस्पेक्ट रेशियो बढ़ेगा आपको अपनी रेजिस्टेंस को उससे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास उस एस्पेक्ट रेशियो के लिए रेजिस्टेंस आ जाएगी। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस टेबल में गिवन है ये एस्पेक्ट रेशियो 1 के लिए, तो अगर आपके पास 2 होगा तो जाहिर है अगर एस्पेक्ट रेशियो 2 होगा तो वो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। सिमिलरली आपको जो भी एस्पेक्ट रेशियो आएगा इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, तो आप बेसिकली अपनी एस्पेक्ट रेशियो के लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल यू हैव TPHL इज इक्वल टू 36 पिकोसेकंड एंड TPLH विच इज फॉर लो टू हाई ट्रांजिशन। इसमें आपके पास क्योंकि RP आएगी तो RP में 31 किलो ओम जो है वो 4.5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इस पी मास की डायमेंशंस जो है वो 4.5 है, इसका रेशियो 4.5 है। तो आपके पास TPLH जो है वो 29 पिको सेकंड आ गया। सिमिलरली जो आपके पास प्रोपगेशन डिले आएगा वो एवरेज होगा इन दोनों की, और वो आपके पास जो बनेगा एवरेज प्रोपगेशन डिले वो 32.5 पिको सेकंड। this is the average propagation delay your device will experience, your inverter will experience for the above configuration। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये कैस्केडेड इन्वर्टर की बात की जा रही है। तो सिमिलरली आप इससे अगर इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डिवाइस, यू कैन इजीली फाइंड इट बाय डिवाइडिंग TP विद बाय 1। तो आप इससे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। आफ्टर स्टडिंग द एस्टिमेशन ऑफ प्रोपगेशन डिले, कि हम प्रोपगेशन डिले को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है प्रोपगेशन डिले को। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू ऑप्टिमाइज द प्रोपगेशन डिले, जिसमें से कुछ का हम जिक्र करते हैं इसमें। आप अगर देखें तो आप सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज़ करके भी प्रोपगेशन डिले को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें है कि आप डिवाइस की साइजिंग करके, डिवाइस साइज चेंज करके आप उसका प्रोपगेशन डिले चेंज कर सकते हैं। तो थर्ड थिंग इज़ दैट बाय चेंजिंग दी NMOS PMOS रेशो आप जो है ये काम अचीव कर सकते हैं। तो आगे अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि हम इन डिफरेंट चीज़ों को कैसे देख सकते हैं, कौन से कंस्ट्रेंट इन पे अप्लाई होंगे, ये सारी बातें हम आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोपगेशन डिले एज अ फंक्शन ऑफ सप्लाई वोल्टेज, कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज विद द प्रोपगेशन डिले। हमें पता है हमारी प्रोपगेशन डिले की जो इक्वेशन है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0.69 R इक्वलेंट NCL फॉर हाई टू लो ट्रांजिशन। अगर आप नीचे टेबल में देखें तो फॉर इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज, फॉर इंक्रीज इन VDD यू हैव डिक्रीज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर NMOS एंड PMOS फॉर बोथ। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली है कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास कम हो रही है जब आप सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस कम होगी तो इससे एक चीज़ होगी कि आपके पास आपकी प्रोपगेशन डिले जो है वो एक्चुअली कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि अगर आप सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो आपकी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि करंट ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो उससे आपका प्रोपगेशन डिले कम हो सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं, क्या सप्लाई वोल्टेज को बहुत बढ़ा सकते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके एक तो ये है कि हमारी डिवाइस ब्रेकडाउन रीजन में चली जाएगी, डैमेज हो सकती है, तो उसको भी हमें बचाना है। दूसरा हमें देखना है कि क्या सप्लाई वोल्टेज को एक ख़ास हद से बढ़ाने में कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं, क्योंकि हमें जो है वो ये रिलेशन हमें ये सजेस्ट कर रहा है, ये टेबल ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो प्रोपगेशन डिले कम होगा।
हमने देखना है कि हम कहाँ तक इसको ये काम कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम TPHL की इक्वेशन देखें तो हमारे पास जो है वो करंट के साथ ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 0.52 इंटू CL/VDD बाय दी होल फैक्टर। तो हमारे पास इसमें अगर आप देखें, अगर आपके पास VDD की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है तो उससे आपके पास क्या होगा, उससे आपके पास एक्चुअली ये होगा कि आपके पास ये टर्म जो है वो इग्नोरेबल बन जाएगी, और VD/SAT भी जो है वो आपके पास एक इग्नोरेबल टर्म बन जाएगी। तो यू विल गेट द इक्वेशन लाइक CL/VDD डिवाइडेड बाय K(n)(W/L) इंटू VDD। तो VDD से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट TPHL इज इक्वल टू 0.52 इंटू CL डिवाइडेड बाय K(n)(W/L) इंटू VD/SAT। तो इस इक्वेशन या इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चला कि योर एक्सप्रेशन एक्चुअली बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ VDD। इसका मतलब है जब आप सप्लाई वोल्टेज को खास हद से आगे लेके जाएंगे तो यू विल नॉट गेट एनी नोटिसेबल डिफरेंस in propagation delay. You will not get any significant improvement in your propagation delay if you increase the supply voltage beyond a certain limit. तो हमें सप्लाई वोल्टेज को बड़ा कंस्ट्रेंट तरीके से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके एक तो डिवाइस डैमेज हो सकती है, दूसरा ये है कि इसको बढ़ाने से आपके पास एज सच कोई एडवांटेज डायरेक्टली नहीं हो रहा होता। अच्छा, इस स्लाइड में आपको एक ग्राफ शो किया गया है जिसमें बेसिकली प्रोपगेशन डिले को एज अ फंक्शन ऑफ सप्लाई वोल्टेज शो किया गया है। तो इसमें इनिशियली अगर आप देखें तो फॉर लोअर सप्लाई वोल्टेजेस यू हैव वेरी हाई प्रोपगेशन डिले विच इज़ एक्चुअली डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज। तो अगर आप यहाँ पे पहुँचें टू से बियॉन्ड अगर आप जाएँ, दी रेड सर्कल्स जो हैं ये बेसिकली आपके सिमुलेटेड रिजल्ट्स के पॉइंट हैं। तो अगर आप 2 से बियॉन्ड जाएं 2.4 तक अगर आप देखें तो फॉर अ सर्टन चैनल लेंथ फॉर अ सर्टन टेक्नोलॉजी देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इंक्रीजिंग सप्लाई वोल्टेज बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट। यानी अगर आप लेट से मैं कहता हूँ 2.2 के बाद या इवन 2 के बाद भी अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो यू विल नॉट गेट एनी नोटिसेबल डिफरेंस इन सप्लाई इन योर प्रोपगेशन डिले। तो अगर आपका मेन मकसद इसको प्रोपगेशन डिले को इम्प्रूव करना था, आप सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो अगर आपकी सप्लाई वोल्टेज बढ़ने से आपका प्रोपगेशन डिले नहीं इम्प्रूव हो रहा तो एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इंटेलिजेंट। व्हाई? बिकॉज इंक्रीजिंग सप्लाई वोल्टेज कैन आल्सो डैमेज योर डिवाइस, कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ योर डिवाइस, और उसके अलावा पावर डेसिपेशन भी बढ़ जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स को हमें ज़हन में रखना है, इसलिए हमें सप्लाई वोल्टेज की रेटिंग्स को बड़े कंट्रोल तरीके से इसको देखना है कि हम कब इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और कब इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, कब इसको इंक्रीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखें तो इस विंडो में आपके पास जो है वो यहाँ तक अगर आप देख लें इवन, तो आपके पास एक नोटिसेबल डिफरेंस नज़र आ रहा है, प्रोपगेशन डिले में एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ है। लेकिन उसके बाद ये ट्रेंड जो है वो सेचुरेशन की तरफ जा रहा है कि आप आफ्टर सर्टन इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज आर डेफिनेट वैल्यू फॉर अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज आपके पास क्या होता है कि ये जो ट्रेंड है ये सेचुरेट कर जाता है। तो हमें बेसिकली इस फैक्टर को ज़रूर कंसीडर करना होगा इन आवर डिज़ाइन। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि हमारे पास प्रोपगेशन डिले को हम सप्लाई वोल्टेज से इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब अगर आप उस डेफिनेट विंडो ऑफ सप्लाई वोल्टेज में भी जब आप उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो डिवाइस स्केलिंग की वजह से आप ये काम इतनी आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्केल डाउन हो रही है, चैनल लेंथ रिड्यूस हो रही है, करंट वैसे ही ज़्यादा हो रही है। तो आप अगर सप्लाई वोल्टेज को भी बढ़ाएंगे तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उससे ये होगा कि आपकी डिवाइस में से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर देगी, जो कि डिवाइस ब्रेकडाउन की तरफ भी आपको ले जा सकती है। दूसरा जो प्रॉब्लम आपके पास वो क्रिएट करेगी, आपकी पावर को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है या आपकी डिवाइस के टेम्परेचर को काफ़ी इंक्रीज़ कर सकती है। तो इट मीन्स दैट इज़ देयर इज़ अ लिमिट ऑन सप्लाई वोल्टेज इन एवरी टेक्नोलॉजी। यानी हर टेक्नोलॉजी जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती है तो वो सप्लाई वोल्टेज को भी लिमिट करती है कि इससे ज़्यादा आप सप्लाई वोल्टेज यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि हम सप्लाई वोल्टेज को इतना अच्छा मैयर नहीं कह सकते हैं
टू ऑप्टिमाइज दी प्रोपगेशन डिले। तो हमें फिर कोई किसी और तरफ देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बेहतर तरीका है वो ये है कि हम डिवाइस साइजिंग करें, हम डिवाइस का साइज़ चेंज करें। अब डिवाइस का साइज़ चेंज करने से क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है। कैसे कर सकती है? जब आप डिवाइस का साइज़ चेंज करते हैं तो आपकी रेजिस्टेंस कम होती है, यानी आप विड्थ बढ़ाएंगे तो आपकी करंट जो है वो बढ़ जाएगी, इट मीन्स कि रेजिस्टेंस कम हुई है तो आपका प्रोपगेशन डिले कम हो जाएगा। लेकिन ये बात इतनी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, क्योंकि जब आपकी रेजिस्टेंस कम होगी तो सिमिलरली जब आप साइज़ बढ़ा रहे होंगे तो आपको पता है कि आपकी कैपेसिटेंस का भी विड्थ के साथ या साइज़ के साथ एक रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप साइज़ बढ़ाएंगे तो आपकी कैपेसिटेंस डायरेक्टली बढ़ेगी, रेजिस्टेंस इन्वर्सली कम होगी। अगर हमारी साइजिंग से ये हो रहा है कि हमारे पास डिक्रीज इन आर एन और इंक्रीज इन सी एल इक्वल रेट से हो रहा है, तो फिर एक्चुअली देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन डिले, वी आर नॉट गेटिंग एनी इम्प्रूवमेंट इन डिले। तो हमें बेसिकली वो पॉइंट देखना है कि जहाँ पे हमारी डिवाइस साइजिंग यूज़फुल होगी, या वो कंडीशन देखनी है कि कब हमारे पास डिवाइस साइजिंग हमारे पास यूज़फुल होगी। अगर वो कंडीशन मेट नहीं करती तो हमें डिवाइस साइजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिवाइस साइजिंग से आपका डिवाइस का एरिया बढ़ जाएगा, आपकी डिवाइस की पावर बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली जो आपका प्राइम टारगेट था प्रोपगेशन डिले, जिसके लिए आप ये सारे ट्रेड ऑफ बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अगर वो अचीव नहीं हो रहा तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डिवाइस साइजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिवाइस साइजिंग से नुकसान होगा, क्योंकि हम जो गेन करना चाह रहे थे वो तो हमें मिल नहीं रहा। इसमें हम बात करते हैं, स्लाइड में हम बात करते हैं कि डिवाइस साइजिंग कब यूज़फुल होगी, वो क्या कंडीशन होगी कि डिवाइस साइजिंग को हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। तो हमें पता है कि हमारी जो डिवाइस कैपेसिटेंस है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक कैपेसिटेंस है, एक एक्सट्रिंसिक कैपेसिटेंस। इंट्रिंसिक कैपेसिटेंस उसकी अपनी जो फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से एक डिवाइस की कैपेसिटेंस होती है। एक्सट्रिंसिक कैपेसिटेंस नॉर्मली लोड की कैपेसिटेंस या जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं उसकी कैपेसिटेंस इसमें शामिल होती है। तो अगर हम CL को इस तरह से एज अ फंक्शन ऑफ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कैपेसिटेंस लिख दें तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये इक्वेशन बन जाती है, प्रोपगेशन डिले फॉर एनी ट्रांजिशन हाई टू लो और लो टू हाई ट्रांजिशन इज एक्चुअली इक्वल टू 0.69 R इंटू सी इंट प्लस सी एक्सटर्नल। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी डिवाइस साइजिंग करें बाय फैक्टर ऑफ एस, लेट से हम इसको स्केल अप कर देते हैं विद द फैक्टर ऑफ एस, यानी इसकी हम विड्थ जो है वो डिवाइस की बढ़ा देते हैं बाय फैक्टर ऑफ एस। तो उससे क्या होगा कि आपकी रेजिस्टेंस जो है वो बाय फैक्टर ऑफ एस डिक्रीज कर जाएगी और आपकी कैपेसिटेंस बाय फैक्टर ऑफ एस इंक्रीज कर जाएगी। तो कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास जो डिवाइस साइजिंग का रिजल्ट आएगा वो कॉन्सिक्वेंटली टी पी इज इक्वल टू 0.69 R बाई एस सी इंटू 1 प्लस सी एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई एस सी इंट। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। फाइनली थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन के बाद आपके पास इस तरह की इक्वेशन आएगी, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट दिस इक्वेशन। व्हाट इज एक्चुअली टीपी नॉट? टीपी नॉट इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोपगेशन डिले ऑफ द डिवाइस विदाउट एनी लोड, या आप ये कह सकते हैं कि दिस इज अनलोडेड प्रोपगेशन डिले। तो आपके पास अब इसमें आप देखें कि प्रोपगेशन डिले कब इम्प्रूव करेगा, ये आपको नज़र आना शुरू हो गया है। अब इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चल रहा है कि प्रोपगेशन डिले सिर्फ तब इम्प्रूव करेगा जब आपके पास एक्सट्रिंसिक कैपेसिटेंस डोमिनेट करेगी इंट्रिंसिक कैपेसिटेंस को। अगर आपके पास एक्सट्रिंसिक कैपेसिटेंस बहुत बड़ी है तो फिर आप स्केल डाउन करेंगे जब डिवाइस को तो उसका फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन प्रोपगेशन डिले। इस सारी बात को हम जो है वो समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। ये आपके पास एक डिवाइस साइजिंग की एग्जांपल है जिसमें आपके पास इंट्रिंसिक कैपेसिटेंस और एक्सट्रिंसिक कैपेसिटेंस गिवन है। आप इसमें से इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। इसमें जो एक्सट्रिंसिक कैपेसिटेंस है वो वायरिंग कैपेसिटेंस होगी और गेट कैपेसिटेंस होगी CG3 और CG4, बाकी सारी जो है वो आपके पास इंट्रिंसिक कैपेसिटेंस है। लोड की कैपेसिटेंस जो है वो सिर्फ शामिल होगी आपकी एक्सट्रिंसिक कैपेसिटेंस में। तो इसमें हम देखते हैं कि स्केलिंग से अब क्या हो रहा है।
अगर आपके पास स्केलिंग फैक्टर s हो तो आप देखें कि आपका जो प्रोपोगेशन डिले है वो 2.05 टाइम्स जो है वो प्रोपोगेशन टी पी नॉट क्या है, अनलोडेड डिले, यानी जो डिवाइस का अपना डिले होगा उससे 2.05 टाइम्स जो है वो डिले आपका ज़्यादा आएगा फॉर s इज इक्वल टू 1। जब आप s को इम्प्रूव करते हैं 5 पे लेके जाते हैं तो आप देखते हैं ये प्रोपोगेशन डिले कम हुआ है, 1.21 पे आ गया है। तो इस और जब आप फर्दर इसको इम्प्रूव करते हैं, इसको 10 पे लेके जाते हैं तो आप देखें वो 1.1 पे आ गए। उसके बाद जब आपने फर्दर उसकी साइजिंग की तो जब आप 15 पे पहुंचे तो आप देखें कि 1.1 से वो 1.07 आया। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि फॉर s इज इक्वल टू 15 देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन प्रोपोगेशन डिले। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि आपके पास आपको एक देखना पड़ेगा कि कब आपके पास सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल अगर आप देखें जहाँ पे एक्सट्रिंसिक थोड़ा सा बड़ा था इंट्रिंसिक कैपेसिटेंस से, तो आपके पास जो फैक्टर आया है वो 10 का फैक्टर आया है कि आपका अगर स्केलिंग फैक्टर 10 हो तो आपके पास वहाँ तक एक इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। उसके बाद आपको प्रोपगेशन डिले में कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आएगी क्योंकि आप साइजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। एक तरफ स्केलिंग फैक्टर 10 है और दूसरी तरफ 15 है, बट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन प्रोपगेशन डिले। तो हमें डिवाइस साइजिंग करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्या हमारा एक्सट्रिंसिक कैपेसिटेंस का जो कंपोनेंट है वो इंट्रिंसिक को डोमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डिवाइस साइजिंग, तो फिर आपको डिवाइस साइजिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फाइनली अब हम मूव करते हैं एन मॉस और पी मॉस रेशो की तरफ कि एन मॉस और पी मॉस के रेशो में वेरिएशन से हमारी प्रोपगेशन डिले पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमें ये बात पता है कि हमारे पास एन मॉस जो है वो एक स्ट्रांग डिवाइस है बिकॉज ऑफ इट्स मोबिलिटी एंड पी मॉस इज़ अ वीक डिवाइस ड्यू टू इट्स मोबिलिटी। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली पी मॉस का साइज़ जो है वो 3 to 3.5 टाइम्स ज़्यादा रखते हैं एन मॉस के लिए। अब ये काम हम करते क्यों हैं, ये काम हम इसलिए करते हैं कि हम बेसिकली सिमेट्रिकल वीटीसी चाह रहे होते हैं। सिमेट्रिकल वीटीसी क्यों चाहते हैं? टू गेट इक्वल नॉइज़ मार्जिनस, यानी हमें बेसिकली हाई और लो नॉइज़ मार्जिन नॉर्मली इक्वल चाहिए होते हैं अगर हमें नॉइज़ का पैटर्न पता नहीं होता। तो तब हम क्या करते हैं कि पी मॉस का साइज़ बढ़ाते हैं ताकि हमें सिमेट्रिकल वीटीसी मिले। सिमेट्रिकल वीटीसी मिलेगा तो हमारे नॉइज़ मार्जिन इक्वल होंगे। तो जब और अल्टीमेटली इससे होता कि आपके हाई टू लो और लो टू हाई प्रोपगेशन डिले भी इक्वल हो जाते हैं जब आप 3 to 3.5 टाइम्स जो है वो पी मॉस का साइज़ ज़्यादा रखते हैं एन मॉस के मुकाबले में। लेकिन इस साइज से ज़रूरी नहीं कि आपका मिनिमम या ऑप्टिमम प्रोपगेशन डिले अचीव हो। तो अगर आपकी रिलायबिलिटी एट स्टेक नहीं है, अगर आपकी डिवाइस की रबस्टनेस या आपके नॉइज़ सोर्सेज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो यू कैन इग्नोर दीज यू कैन इग्नोर नॉइज़ मार्जिन, यानी अगर सिमेट्री डिस्टर्ब हो भी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिवाइस डायमेंशंस का रेशो एन मास और पी मास का रेशो चेंज करके ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोपगेशन डिले पे पहुंच सकते हैं। अब ये ऑप्टिमम रेशो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, एन मास और पी मास का क्या रेशो होना चाहिए कि हम ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ प्रोपगेशन डिले पे पहुंच जाएं, उसको हम ज़रा देखते हैं। लेट्स से वी हैव 2 कैस्केडेड इन्वर्टर्स। तो हमारे पास जो लोड कैपेसिटेंस होगी जो हमारी आउटपुट पे होगी, इनपुट और आउटपुट के दरमियान नहीं, यानी गेट ड्रेन को आप इसमें स्किप कर देंगे। तो जो आपके पास आउटपुट पे लोड कैपेसिटेंस अवेलेबल है वो है ड्रेन बल्क पी मॉस और ड्रेन बल्क एन मॉस, एंड आपके पास गेट पी मॉस और गेट एन मॉस। अब ये आपका जो एक्चुअल इन्वर्टर है उसके डिलेज हैं, ये एक्चुअल इन्वर्टर के, और ये आपका फैन आउट के डिलेज हैं, ये वायर कैपेसिटेंस है। तो अगर आप पी मास को बीटा टाइम्स लार्जर रखते हैं एन मास के, बीटा इज अ फैक्टर, लेट से बीटा इज अ रेशो ऑफ पी मास और एन मास डिवाइसेस, या आप ये कह सकते हैं पी मास इज बीटा टाइम्स ग्रेटर देन एन मास डिवाइस, देन आप ये कह सकते हैं कि अगर पहले रेशो इक्वल था तो कैपेसिटेंस इक्वल होंगी, अब रेशो डिफरेंट हो गया है तो पी मास की कैपेसिटेंस बीटा टाइम्स सी एन मास की कैपेसिटेंस से बढ़ जाएगी जो कि पहले इक्वल थी। सिमिलरली इसकी भी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। अब आते हैं आर इक्वलेंट की तरफ। अब फॉर इक्वल डिवाइस डायमेंशंस आर इक्वलेंट पी विल नॉट बी इक्वल टू आर इक्वलेंट एन,
बिकॉज ऑफ इट्स मोबिलिटी। तो इट मीन्स दैट कि आपके पास जो पी मॉस की रेजिस्टेंस है वो आपके पास बीटा टाइम्स कम होगी जो पी मॉस की रेजिस्टेंस थी आपके पास एस्पेक्ट रेशो 1 के लिए। तो अगर हम इस इक्वेशन को रीराइट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, सी एल इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू सी डी एन प्लस सी जी एन टू, सी डी एन 1 प्लस सी जी एन टू एंड प्लस सी डब्ल्यू। तो फाइनली हम एवरेज प्रोपगेशन डिले जो है उसकी इक्वेशन को इस तरह से आप लिख सकते हैं, जिसमें हमारे पास आर इक्वलेंट एन भी आ गया और आर इक्वलेंट पी भी आ गया जो कि ऑप्टिमाइज। अब इसमें एक चीज़ याद रखिए, हम पी मॉस का साइज चेंज कर रहे हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिवाइस साइजिंग एंड पी मॉस और एन मॉस साइजिंग। डिवाइस साइजिंग में हम पी मॉस और एन मॉस का इक्वली चेंज कर रहे थे साइज, लेकिन पी मॉस और एन मॉस के रेशियो में हम सिर्फ पी मॉस का साइज चेंज कर रहे हैं, एन मॉस को हम नहीं छेड़ रहे। तो यहाँ पे बेसिकली एवरेज प्रोपगेशन डिले की इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगी। तो अब प्रोपगेशन डिले की जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो आपके पास फाइनली विद सम मॉडिफिकेशन ये आ गई आपके पास। इसमें जो आर है दैट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस इन दिस एक्सप्रेशन and we know that optimal value of beta can be found by setting change in propagation delay with respect to change in beta is equal to 0। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम इसी तरह से फाइंड करते हैं by equating the slope or gain of the equation equal to 0। तो हमारे पास जो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्टिमम बीटा निकलेगा, बेसिकली आपको इसको जो है वो इसका डिफरेंशियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू 0। तो आपके पास जो ऑप्टिमम बीटा निकलेगा यानी इस एक्सप्रेशन का आपको डिफरेंशियल लेना है। तो आपके पास जो ऑप्टिमम बीटा निकलेगा ये एक्चुअली इक्वल होगा आर इंटू 1 प्लस सी डब्ल्यू बाई सी डी एन 1 प्लस सी जी एन 2। सी डी एन 1 इज दी सी डी बी एन 1 है एक्चुअली ये सी डी एन 1 एक्चुअली दिस ड्रेन बल्क कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट इन्वर्टर एंड गेट कैपेसिटेंस ऑफ द सेकेंड इन्वर्टर बोथ फॉर द एन मॉस। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमम जो बीटा है वो क्या है, ऑप्टिमम बीटा इज द ऑप्टिमम डिवाइस रेशियोज ऑफ पी मॉस एंड एन मॉस फॉर विच ऑप्टिमम स्पीड इज अचीव्ड। अब इस में आपके पास आप देखें तो एक ग्राफ शो किया गया है, एक एग्जांपल की मदद से बताया गया है कि किस तरह से एन मॉस और पी मॉस के रेशियोज से ऑप्टिमम जो है वो बीटा अचीव कर सकते हैं। अब इसमें जो पॉइंट समझने वाला वो ये है, देखें आपके पास जब आपके पास लो टू हाई और हाई टू लो प्रोपगेशन डिले इक्वल थे तो वो इस पॉइंट पे एक्चुअली इक्वल हैं। तो अब इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो आपके पास जो ऑप्टिमम जो प्रोपगेशन डिले है वो ऑप्टिमम नहीं है। ऑप्टिमम जो प्रोपगेशन डिले है दैट इज़ समथिंग अराउंड हेयर, यानी मिनिमम के लिए लेट्स से यानी ये यहाँ पे कहीं है जहाँ पे स्लोप आपके पास 0 हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास ऑप्टिमम जो बीटा आपको मिल रहा है। तो तो पॉइंट बेसिकली यही था कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जब आपके दोनों प्रोपगेशन डिले इक्वल हों तो आपके पास आपका जो लो टू हाई और हाई टू लो इक्वल हों तो आपके पास मिनिमम एवरेज प्रोपगेशन डिले मिलेगा। तो इसके लिए आपके पास जो है वो इसमें आपके पास नॉर्मली आप इक्वल तब रखते हैं जब आपको सिमेट्री चाहिए होती है। सिमेट्री कब चाहिए होती है? जब नॉइज़ मार्जिन आप इक्वल रखना चाह रहे होते हैं। तो अगर आप नॉइज़ मार्जिन इक्वल नहीं रखना चाहते तो फिर आपके पास थोड़ी सी वेरिएशन आप अफोर्ड कर सकते हैं नॉइज़ मार्जिन में। तो फिर आप ऑप्टिमम बीटा अचीव कर सकते हैं बाय चेंजिंग दी एन मॉस एंड पी मॉस रेशो। तो ये था हमारा बेसिकली प्रोपगेशन डिले। उसको प्रोपगेशन डिले में के कौन से मॉडल्स आपके पास यूज़ होते हैं, जिसमें हमने करंट सोर्स और फिर उसके बाद आरसी मॉडल का जिक्र किया था। फिर आरसी मॉडल में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया, फिर उसमें कैपेसिटिव एलिमेंट इन्वॉल्व हो गए। कैपेसिटिव एलिमेंट में फिर हमने देखा कि कौन कौन से कैपेसिटेंसेस शामिल हैं उसकी आउटपुट पे, फिर उन आउटपुट की कैपेसिटेंसेस को मेजर किया। फिर अल्टीमेटली हम जो है वो आए कि हमारी डिवाइस इम्प्रूव कैसे कर सकती है, प्रोपगेशन डिले को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। उस पे हमने डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी किया। हमने देखा कि सप्लाई वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं, फिर हमने देखा कि हम डिवाइस साइजिंग भी कर सकते हैं,
फिर हमने देखा हम एन मॉस पी मॉस के रेशियोज को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंस्ट्रेंट फैक्टर्स हैं, यानी एक कंस्ट्रेंट रिक्वायरमेंट होती है, इनकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि कब आप कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा काम कब आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, क्योंकि हमारा प्रोपगेशन डिले यहाँ पे एंड हो गया है।